let's quickly complete this. Kajal Bisht, good evening. Good evening, sir. And बताना रिकॉर्डिंग आवाज में कोई दिक्कत है, गड़बड़ा है तो प्लीज लेट मी नो. I've just made few changes and I've also have some backup right now. ये so कुछ चीजें हमने देखी थी, उनको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये जो चीजें हमने देखी थी वो आपको मैं याद होनी चाहिए. एंड याद इसलिए भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए बिकॉज दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर इवन बोर्ड्स एग्जाम के अंदर भी ये सवाल आ सकता है, इसलिए. ओके, तो एक दो चीज पहले हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं. क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस, जब हमने प्रोसेस यहाँ पे हमारा स्टार्ट किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था? बताइए अनम्यूट करके, पहला स्टेप आपका क्या होता था? Isolation of DNA. Isolation of DNA. बिल्कुल सही, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सो यू हैव दिस आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी यूज्ड टू डू. और ये आइसोलेशन में किस में से करता था? Hairs, nails, Ears, blood, saliva. ब्लड सैंपल, स्किन टिश्यू, कहीं से मैं अपना आइसोलेशन डीएनए का करता था. मैंने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, मैंने डीएनए को यहाँ पे निकाल लिया. डीएनए को निकालने के बाद आई यूज्ड टू डू सेकंड स्टेप. मेरा सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होता था? Registration, endonuclease. हाँ जी, यू आर यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे. सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यहाँ पे यूज करते थे. याद रखना, ये मेरा एक एंजाइम है जिसकी वजह से मैं डीएनए को ब्रेक करूंगा. सो यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस आई एम गोइंग टू हैव डीएनए के फ्रेगमेंट्स. सो ये करके मुझे यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिल जाते थे. चलिए, हमने यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पे बना लिया. अब एक बार मेरे यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए, उसके बाद थर्ड स्टेप मेरा यहाँ पे क्या होगा? Gel electrophoresis. बहुत बढ़िया. द थर्ड स्टेप इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. दैट इज गोइंग टू बी द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ओवर हियर, राइट? तो ये हमने यहाँ पे रन कर लिया. अब किसी को याद है कुछ मैंने बोला था इमेजिन करने के लिए, वो कैसा दिखता है Tiffin इलेक्ट्रोफोरेसिस box का? होते हैं. सर एक टिफिन बॉक्स होगा ना, उसमें छोटे. हाँ, टिफिन बॉक्स जैसा होगा, उसमें आपको उसके आपको बैंड्स मिलते हैं डीएनए के देखने के लिए, राइट? ठीक है, तो आपको ऐसा बन के आपको मिल जाएगा. वो आपको एक बैंड आपको वहाँ पे दिख जाएंगे. उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये तो चलो आपने यहाँ पे रन कर लिया. अब नेक्स्ट चीज मेरी यहाँ पे होगी दैट आई विल बी एडिंग सम केमिकल इन दैट, एंड दैट केमिकल विल बी माय एल्कलाइन केमिकल. हाँ जी. अब ये एल्कलाइन केमिकल जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये डालने का मेरा पर्पस क्या है, क्या करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे? मेरे जो दो स्ट्रैंड्स वहाँ पे जुड़े हुए उनको मैं सेपरेट करके दो अलग अलग स्टैंड में यहाँ पे बनाना चाहता हूँ. सो दिस एल्कलाइन केमिकल जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वो मैं यूज कर रहा हूँ सो दैट आई हैव माय टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओवर हियर. सर पता नहीं क्यों मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही. अच्छा, आप पहले बताओ, बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पे? काजल एक काम करो ना. अच्छा, बाय द वे अभी वॉइस मेरी ब्रेक नहीं हो रही ना फिलहाल के लिए? Not sure. क्लियर है ना सब? बढ़िया, ठीक है. अब मेरी बात सुनो काजल, एक काम करो, अपना लोकेशन चेंज कर लो. एक बार फिर ज्वाइन आउट करके ज्वाइन इन करो, ठीक है? एंड चेंज योर लोकेशन, राइट? वंस लोकेशन चेंज कर लिया है. लोकेशन चेंज कर लिया, एक बार लॉग आउट करो बेटा, वापस लॉग इन करो बेटा. दैट इज द ओनली वे यू कैन. ना, यू हैव योर जीमीट का लिंक है क्या आपके पास? जीमीट का लिंक, जीमीट के लिंक से ज्वाइन करके देखो एक बार. डू यू हैव द जीमीट का लिंक काजल? यस. ना, ऑथ लिंक नहीं, जिससे आप ज्वाइन करते हो, दूसरा लिंक. इफ यू हैव दैट, यू ट्राई ज्वाइनिंग फ्रॉम दैट. सर, हाँ बोलो. सर दूसरा टॉपिक स्टार्ट है. ये कौन है? सिद्रा, गुड इवनिंग. सिद्रा, पहले खत्म करना है ये चैप्टर, फिर सब ये खत्म करते हैं इस चैप्टर को पहले. सो यू आर डूइंग, हाँ, सो यू आर डूइंग ओवर हियर. ये आपके दो स्ट्रैंड्स को हमने यहाँ पे अलग कर लिया. सो मेरे दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे मेरे अलग अलग हो जाते हैं. सो माय टू डीएनए स्ट्रैंड्स मेरे यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं. दैट वाज माय स्टेप नंबर 4. ठीक है. अब ये जब मैंने मेरे दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैंने करना है कुछ ट्रांसफर वाली बात हम कर रहे थे वहां पे, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करेंगे अब इनको. कहाँ पे? नायलॉन शीट में. राइट, दोनों आप यहाँ पे आपसे जाते हैं. सो यू आर गोइंग टू ट्रांसफर देम. So I'm going to transfer them on nylon sheet or nitrocellulose sheet.
यहाँ तक सब क्लियर है? लड़कों को यहाँ तक सब समझ आ रहा है? यस सर। नया हो सकता है आपके लिए, अगर स्कूल में भी अगर आपने ये करानी है तो थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है. दिस समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. आई वुड रेकमेंड कि एक बार आखिरी लेक्चर भी आप एक बार देख लेना जब भी आपको टाइम मिले तब. दिस इज व्हाट विल हैपन ओवर. ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. अब ये हमने जब ट्रांसफर कर दिया उन सबको नायलॉन शीट के ऊपर, एक बार हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. इसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं, हम टारगेट क्या चाहते हैं, हमारे स्पेसिफिक सैटेलाइट डीएनए को. हमारा जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसको हम यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं. तो अब मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, जो मेरा सैटेलाइट डीएनए मेरा यहाँ पे होगा उसको मैं पकड़ूंगा. सो आई हैव टू कैप्चर अ स्पेसिफिक सैटेलाइट डीएनए. तो समझो मोनिका कहती है कि मुझे एक स्पेसिफिक सैटेलाइट डीएनए को पकड़ना है, और वो सैटेलाइट डीएनए आपका लेट्स से AGTCA, ये एक सैटेलाइट डीएनए. अब मुझे एक बात बताओ, सैटेलाइट डीएनए जो आपका होता है क्या उसके एक ही मिलता है या उसके मल्टीपल रिपीट्स आपको मिल जाते हैं? राइट, मल्टीपल रिपीट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. सो आई कैन ऑल्सो कॉल रिपीटेटिव सीक्वेंस भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो कॉल एज अ रिपीटेटिव सीक्वेंस. अब रिपीटेटिव सीक्वेंस तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, उनके साथ साथ एक और टर्म आप यहाँ पे याद रख लो. एक और टर्म इनके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टैंडम रिपीट्स में मैंने बोल सकते हैं. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो कॉल एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, VNTR. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, VNTR. वेरिएबल नंबर मतलब इनका नंबर वेरी करता है ना. आपके अंदर 15 होगा, मेरे अंदर 20 होगा, किसी और के अंदर 34 होगा, राइट. सो द नंबर इज गोइंग टू वेरी. सो यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. ये आपके मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं. अब आपको ये सीक्वेंस को पकड़ना है, आपको इस सीक्वेंस को आपको यहाँ पे कैप्चर करना है. तो अगर मुझे इस सीक्वेंस को कैप्चर करना है तो मैं लैब में क्या बनाऊंगा इसके अगेंस्ट? हाँ, अब मैं इसके अगेंस्ट बनाऊंगा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगा रेडियो एक्टिव. तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा तो बनेगा मेरा वहां पे TCAG&T. तो ये मेरा यहाँ पे होगा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मेरे लिए स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर लगे होगा मैंने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी. इसके ऊपर मुझे मिलेगी यहाँ पे, ये मेरा रेडियो एक्टिव होगा. दिस इज गोइंग टू बी माय रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे होगा. तो याद रखना, ये जो रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया है इसको हम बोलते हैं प्रोब. इसको हम बोलते हैं प्रोब, राइट. सो दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्रोब, राइट. दैट्स माय रेडियो एक्टिव प्रोब. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव प्रोब. प्रोब. जब भी आपके सामने रेडियो एक्टिव प्रोब टर्म आए तो रखना दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो मैंने बनाई है उसको टारगेट करने के लिए. और ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब होगा अब मैं इसको मिक्स कर दूंगा जहां पे मेरे ये सारे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं. नायलॉन शीट पे ना भाई मेरे पड़े हुए सारे डीएनए स्ट्रैंड्स. तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी एडिंग द रेडियोएक्टिव प्रोब ऑन द शीट. सो अब मेरा पॉइंट नंबर 6 मेरा यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ रेडियोएक्टिव प्रोब ऑन द नायलॉन शीट. अब नायलॉन शीट में मैंने रेडियोएक्टिव प्रोब सारे के सारे वहां पे मिक्स कर दूंगा, डाल दूंगा. अब मैंने ये करा क्यों है, मैंने ये प्रोब को वहां पे क्यों डाला है, ताकि वो जाके अटैच कर जाए मेरे सैटेलाइट डीएनए के साथ. ताकि ये मेरा जाके वो जो सिंगल स्ट्रैंड मेरा जो यहाँ पे है ना, ये इस टारगेट मेरे सैटेलाइट का, इससे जाके वहां पे मैच कर जाए. मैच करने मतलब वो आपका बॉन्डिंग वहां पे कर ले. सो इट कैन गो एंड बाइंड विद द सैटेलाइट डीएनए के साथ. तो याद रखना, इसलिए मैंने मेरा यहाँ पे रेडियोएक्टिव प्रोब यहाँ पे यूज किया है. तो प्लीज भूलना मत, मेरा रेडियोएक्टिव प्रोब करने का रीजन यहाँ पे ये है ताकि ये जाके मेरे सैटेलाइट डीएनए के साथ जाके वहां पे जुड़ जाए. और अगर वो जुड़ जाएगा तो आप उसे देख पाओगे काफी आसानी से. क्यों देख पाओगे? बिकॉज इट हैज गोइंग टू हैव अ रेडियो एक्टिविटी. इट इज गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव. तो इसके अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, इसलिए आप उसे आराम से देख पाओगे. सो दैट इज व्हाई यू विल बी एबल टू सी दैट थिंग वेरी इजीली. क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही है? इज दिस इन? यस सर. यस सर. कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो बताया. काजल, आपका हुआ मसला सॉल्व या अभी भी नहीं हुआ? सर अभी ठीक है. ठीक है, मतलब स्क्रीन दिख रही है, बढ़िया. अब आपको क्या करना है, अभी आपने ये डाल दिया, आपने मिक्स कर दिया अपने रेडियोएक्टिव प्रोब्स को आपने वहां पे डाल दिया. अब रेडियोएक्टिव प्रोब को जब आपने वहां पे डाल दिया, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसके बाद आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. दिक्कत ये कि आप उसे आंख मतलब लाइक नेकेड आई से आप नहीं देखोगे कि कौन कहाँ पे लगा हुआ है. इसको देखने के लिए यू हैव टू यूज अ एक्सरे फिल्म. इसको देखने के लिए वी हैव टू यूज अ एक्सरे फिल्म. हमें यहाँ पे वी हैव टू डू द एक्सरे फिल्म के अंदर, राइट, वी हैव टू ऑब्जर्व. ऑब्जर्वेशन हैज टू बी डन. ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे करना पड़ता है, राइट. और ये जो हम देख रहे हैं ना, इसको एक्सरे फिल्म के अंदर, जब इसे फिल्म मतलब एक्सरे लाइट के अंदर जब इसे हम यहाँ पे देख रहे हैं,
इट इज कॉल्ड एज माय ऑटो रेडियोग्राफी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑटो रेडियोग्राफी। सो ऑटो रेडियोग्राफी में याद रखना, अंडर द एक्सरे फिल्म यू विल बी ऑब्जर्विंग दिस स्ट्रैंड, सो इन स्ट्रैंड्स को हम एक्सरे फिल्म के अंदर देखेंगे, और जब आप उसे वहां पे देखते हो तब आपको वो ऑब्जर्व कर सकते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ऑब्जर्व देम, उनके आपको कलरेशन मिल सकते हैं, लाइक ऑरेंज बैंड्स आपको वहां पे मिलेंगे कई सारे वहां पे देखने के लिए। वो कलर आपका वेरी कर सकता है, बट यू कैन सी दोस बैंड्स ओवर देयर। कई बार आपको डार्क बैंड्स वहां पे मिल जाएंगे आपके सैटेलाइट डीएनए के। सो दैट इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व द सैटेलाइट डीएनए। इस तरीके से आप अपने सैटेलाइट डीएनए को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो याद रखना ये सब करा जा रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये सब आपका किया जाएगा ताकि आप अल्टीमेटली अपने सैटेलाइट डीएनए को आप यहाँ पे देख पाओ। तो आखिरी स्टेप याद रखना, आखिरी स्टेप के अंदर आप एक्सरे फिल्म यहाँ पे यूज करते हो या एक्सरे लाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं, और उसके अंदर हम इन स्ट्रैंड्स को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ऑटो रेडियोग्राफी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो 5 पॉइंट तो हमने कल ही पढ़ लिए थे, 6वां पॉइंट भी हमने स्टार्ट कर लिया था, ये 7वां पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज द 7th पॉइंट which you have to know over here, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना, this is one thing you have to know। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, सो ये तो हमने यहाँ पे देखा, अब देखो यहाँ पे पिक्चर देखते हैं हम लोग। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, अगर आप पिक्चर को यहाँ पे देखोगे तो आपका डीएनए को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख लो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यहाँ पे यूज किया, इससे हमें फ्रेगमेंट्स मिल गए, कई सारे फ्रेगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल गए, राइट। आई कैन सी अ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ओवर हियर। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया अपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो दैट इज माय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये करने के बाद मैंने ट्रांसफर किया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं अपने स्ट्रैंड्स को, जब मैं अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को ट्रांसफर कर रहा हूं अपने नायलॉन शीट के ऊपर, इस इवेंट को हम यहाँ बोलते हैं एज अ सदर्न ब्लॉटिंग। इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सदर्न ब्लॉटिंग। तो जब मैंने अपने ट्रांसफर किया ना मेरे नायलॉन शीट के ऊपर मेरे डीएनए स्ट्रैंड्स को, this process or this event is called as my southern blotting. This process is called as your southern blotting. This process over here is called as my southern blotting. तो याद रखना, अगर आपसे बोले कि southern blotting का इस्तेमाल होता है या नहीं होता, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। What is southern blotting? Nothing but when you're after electrophoresis, after breaking your strands, आप उन्हें सेपरेट करते हो ऑन द नायलॉन शीट के ऊपर, आप उन्हें लाक ले आते हो नायलॉन शीट के ऊपर या नाइट्रोसेल्युलोज शीट के ऊपर, उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सदर्न ब्लॉटिंग, राइट। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। सदर्न ब्लॉटिंग की डिटेल्स आप यहाँ पे नहीं समझ कि ये प्रोसेस हम कब यूज करते हैं, इट इज अ टेक्निक जो मल्टीपल रीजन चीजों के लिए यूज की जाती है। आपको याद रखना है ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है ना इसको यहाँ पे, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई सदर्न ब्लॉटिंग, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये नाम से भी आप वाकिफ हो जाओ कि जब आपने ट्रांसफर किया नायलॉन शीट के ऊपर, that event is called as my southern blotting. Okay, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आप देख पाओगे। So transferring of blotting, blotting लिखा हुआ है शॉर्ट में, of a separate DNA fragment to synthetic membrane such as nitrocellulose or nylon sheet, इसको हम कहते हैं यहाँ पे, this event is called as your southern blotting। जब आप आगे जाके पढ़ाई करोगे ना तो आपको ये सारी टेक्निक्स आपको लैब में सिखाई जाएगी, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये सब आपको सिखाया जाएगा, एंड इट्स लाइक अ वेरी लेंथी प्रोसेस, लाइक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग देम। इतना फटाफट हम लोग ये सीखते नहीं यहाँ पे, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हमने उन्हें डाल दिया। अब देखो वो डालने के बाद, सदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद यहाँ पे उन्होंने किया हाइब्रिडाइजेशन। अब इस बात को समझो, जब उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ हाइब्रिडाइजेशन, तो समझो इस बात को कि उन्होंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब डाले। So they have added over the radioactive probe, जिसको हम इवन कह सकते हैं as a hybridization with the using a labeled VNTR probe। VNTR मतलब वही है, variable और tender breeds के probes को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उन्हें हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया अंडर द एक्सरे, एंड देन यू कैन सी सच बैंड्स कैन बी ऑब्जर्व। ऐसे बैंड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो, दैट इज द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। तो आप एक बार फिर यहाँ पे देखो, यू कैन सी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी आपके यहाँ पे ठीक है, स्टेप 4 भी ठीक है आपके यहाँ पे। देन इंक्यूबेशन विद लेबल्ड प्रोब्स, दैट इज योर रेडियो एक्टिव प्रोब को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और उसे यूज करने के बाद आप एक्सरे के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग, ये चीज आप यहाँ पे करते हो। अब पहले बताओ कि क्या पांचों के पांचों, क्या सारे 6 स्टेप्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दीज ऑल स्टेप्स क्लियर टू ऑल ऑफ? यस सर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर आ रहे हैं यहाँ पे और किसी को भी दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो अंकित बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो आपने बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है?
एक लंच बॉक्स जैसा होता है प्लास्टिक के, व्हाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर आपको डीएनए बैंड्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। ओके सर। ये आपको यहाँ मैं एंड में दिखाता हूँ, मैं क्लास खत्म होगा आपको एक बार दिखा दूंगा, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक पिक्चर आपको दिखा दूंगा, वो बिल्कुल दिखा दूंगा मैं आपको। ये हम पढ़ेंगे वैसे भी, ये जब आप बायोटेक पढ़ोगे तो ये टेक्निक आपको सिखाई जाएगी कि क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली होता क्या, कैसे करते हो, आपके अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतनी बात यहाँ स्टेप्स सारे याद रखने की, कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड यू कैन आल्सो सी द ऑल द थिंग्स मेंशन्ड ओवर हियर इन दिस पेज, राइट। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपने यहाँ पे कर लिया यूजिंग अ लेबल्ड VNTR प्रोब्स। ये नाम से घबराना मत, ये वही है आपके जो स्मॉल सीक्वेंसेस जो आपके यहाँ पे होते हैं जो हमने लैब में बनाए थे, उनको हम यहाँ पे VNTR प्रोब्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। इवन जो आपके जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसको भी हम VNTR प्रोब्स, आप VNTR आप यहाँ पे बोल सकते हो, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, देन डिटेक्शन ऑफ दिस हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट विद ऑटोरेडियोग्राफी। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब ये वाली पिक्चर आप यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की। अब यहाँ पे क्या है, आप नीचे वाले पिक्चर की तरफ यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो सी है ना, सी, इसको आप समझो कि ये हमें क्राइम सीन पे मिला था। ये जो सी वाला जो हमने पूरा रन किया, एक हमने डीएनए निकाला, और ये जो सी वाला जो डीएनए ये हमें मिला था क्राइम सीन के ऊपर। मतलब आपको ये डीएनए मिला था उस जो इंसान की डेथ हुई थी उसके हाथों में कुछ आपको स्किन टिश्यू मिले थे, उसका ये डीएनए का हमने यहाँ पे रन किया था, सी वाला। तो सी जो है ये वो पर्सन है जिसने क्राइम किया हुआ है, सी वो पर्सन है जिसने क्राइम किया है, राइट। ए एंड बी जो मेरे यहाँ पे ये मेरे सस्पेक्ट है, ए एंड बी जो मेरे यहाँ पे है वो मेरे यहाँ पे सस्पेक्ट है, राइट। आपने तीनों का कर लिया यहाँ पे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि किसका यहाँ पे किसके साथ मैच कर रहा है। तो आप बताओ ये जो सी मेरा यहाँ पे है ये ए के साथ डिक्टो मैच कर रहा है, किसके बैंड्स एकदम पैरेलल आ रहे हैं, ए के साथ आ रहे हैं, बी के साथ आ रहे हैं? ए के साथ, बी के साथ। बी के साथ, बी के साथ आपका ये बिल्कुल यहाँ पे मैच करेगा। तो बिकॉज रेड वाला भी यहाँ पे रेड आ रहा है आपका, ये वाला रेड भी आपका एकदम उसके साथ मैच कर रहा है, येलो भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाला येलो भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, और ब्लू भी है आपका यहाँ पे जो आपको दिख नहीं पाएगा स्क्रीन पे, बट वो भी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अगर वेरी क्लियरली इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पर्सन है जिसने यहाँ पे कुछ किया है क्राइम, वो आपका यहाँ पे है इंडिविजुअल बी। तो इस तरीके से हम केसेस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो टैंडम रिपीट्स होते हैं ना आपके अंदर, वो आपके वेरी करते हैं। अरे रुक जाओ 2 मिनट और हैंड रेस कर लो। अलजिया बताओ क्या सवाल है आपका, बोलो। एक्चुअली मैं जब से ज्वाइन करने की ट्राई कर रही थी हो नहीं रहा था, आपने जो बताया एक बार रिपीट कर दो ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना बेटा, व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर इज लुक एट तमनप्रीत। सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हमने इतने स्टेप तो देख लेते हैं। अलजिया अल्कालाइन केमिकल हम वहां पे डालते हैं, 2 स्ट्रैंड्स को हम वहां पे अलग कर लेते हैं, है ना। देन हम ट्रांसफर करते हैं इस डीएनए स्ट्रैंड को ऑन द नायलॉन शीट या नाइट्रोसेल्युलोज शीट के ऊपर हम उसे ट्रांसफर करते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज माय, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सदर्न ब्लॉटिंग, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी एडिंग द रेडियो एक्टिव प्रोब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो रेडियो एक्टिव जो हमने स्ट्रैंड बनाया होता है ना लैब के अंदर, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब, या इसको आप इवन कह सकते हैं VNTR प्रोब। इसके अंदर होती है रेडियो एक्टिविटी। ये मैंने लैब में बनाया है, ये मैंने लैब में बनाया है ताकि मैं टारगेट कर सकूं मेरे स्पेसिफिक सैटेलाइट डीएनए को। ये जो मेरा सैटेलाइट डीएनए जो मेरा यहाँ पे, इसको मैं टारगेट कर सकूं। और जब मैं इसे मिक्स करूंगा तो याद रखना, नायलॉन शीट के ऊपर लेके आया मैं अपने स्ट्रैंड्स को, उसके बाद मैं अपना VNTR प्रोब यहाँ पे डालूंगा, और वो डालने के बाद क्या होगा, वो सारे के सारे जो डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे वो जाके अटैच हो जाएंगे इस सैटेलाइट डीएनए के साथ जो वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे वहां पे अटैच हो जाएंगे मैं उन्हें नेकेड आई से नहीं देख पाऊंगा। अब क्योंकि मैं उसे नेकेड आई से वहां पे देख नहीं पा रहा, सो व्हाट विल हैपन, आई विल ऑब्जर्व देम अंडर द एक्सरे फिल्म के अंदर। मैं उसे ऑब्जर्व करूंगा एक्स रेस के अंदर, मैं उन्हें वहां पे ऑब्जर्व करूंगा, और इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ऑटो रेडियोग्राफी। एंड दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि आपका यहाँ पे क्या है, आपका लाइक वहां पे स्ट्रैंड्स आप वहां पे देख पाओगे। तो इस तरीके को करने के बाद आप अपने सैटेलाइट डीएनए आप वहां पे आप देख पाते हो। After doing this, you can actually observe your satellite DNA. So ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे these are all my satellite DNA आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अलजिया समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपकी आवाज कट चुकी है। Okay, so that is what you do happen, and ये चीज Yes, आपको यहाँ sir, पे आ दिख रहा है। पाएगी। हाँ, सारे स्टेप करने का you can see the strands. And अब मैं वही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप क्राइम सीन से आप अपना लेके आते हो स्ट्रैंड, एंड देन यू चेक कि कौन किसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अब याद रखना मैंने आपको बोला था कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये हम सबके अंदर वेरी करता है।
तो ये आपके अंदर वेरी करेगा, मेरे अंदर वेरी करेगा। तो ये जब समझो आपका ये क्रोमोसोम है, राइट, समझो ये किसी आप में से किसी एक का क्रोमोसोम है, तो एक सीक्वेंस आपका ATCCA, ये आपका एक सैटेलाइट डीएनए है, ठीक है। अब ये जो मेरा सैटेलाइट डीएनए है, ये आपको क्रोमोसोम आता है मदर के साइड से, एक आता है फादर के साइड से। तो मदर के साइड से एक नंबर आपको मिलेगा और फादर के साइड से एक आपको नंबर मिलेगा आपका यहाँ पे, राइट। सो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन। एक होता है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम, एक होता है मैटरनल। तो ATCC का एक नंबर आपको मिलेगा, समझो आपका 12 नंबर आपको मिल रहा है आपके फादर के साइड से, और इसी सीक्वेंस का एक नंबर आपको मिल रहा है, समझो 7, वो आपको मिल रहा है आपके मदर के साइड से। सो इसलिए वो एक यूनिक नंबर आपके यहाँ पे बन के निकलता है, जो यू डोंट फाइंड इट रिपीटिंग इटसेल्फ विद द अदर पीपल, ठीक है। तो इसलिए दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन यूज्ड। ये सबसे बढ़िया तरीका है आपका एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना एक पॉपुलेशन में से, यूजिंग माय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब याद रखना, आपका ये जो सीक्वेंस है ना, अगर मैं कह रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास ATCAAG ये एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस मेरे पास है 50, तो आपके पास इसका नंबर कुछ और होगा, आपके पास कुछ नंबर और होगा, लाइक तन्वीर के पास कोई और नंबर होगा, अनिरुद्ध के अंदर कोई और नंबर होगा। लेकिन एक कंडीशन हो सकती है जहां पे दो इंडिविजुअल के पास ये सेम नंबर हो, व्हेन यू हैव आइडेंटिकल ट्विंस। सो याद रखना, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ये नंबर आपके यहाँ पे सेम रहेगा। सो आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर दिस नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। सो आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर याद रखना, यू विल फाइंड कि ATCAAG का नंबर जो होगा यहाँ पे वो सेम रहेगा। अगर एक के अंदर 50 है, दूसरे के अंदर 50 ही होगा, वो सेम होगा। सो वहां पे आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे फिर थोड़ा आपको देखना पड़ता है। ओके, सो नाउ हियर यू हैव अ पिक्चर। ये पिक्चर देख के मुझे बताओ कि यहाँ पे क्राइम सीन आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, और हैंड रेज करना, ऐसे नहीं जोर जोर से बताना चालू कर दिया, राइट। लेफ्ट साइड पे क्राइम सीन आपके यहाँ पे, सस्पेक्ट 3 है आपके यहाँ पे, सस्पेक्ट आपके यहाँ पे 3 है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे आपको लग रहा है जो बिल्कुल आपका जिसने क्राइम किया है यहाँ पे। तो चलिए हैंड रेज करिए और बताइए कौन है यहाँ पे कल्प्रिट। बताइए अर्चना, क्या लग रहा है आपको? सस्पेक्ट सेकंड। अर्चना को तो सेकंड लग रहा है। जानवी, आपको क्या लग रहा है? सस्पेक्ट 2। सेकंड लग रहा है आपको भी। अपूर्व, आपको क्या लग रहा है? सेकंड ही है, राइट, ट्रू। तो सस्पेक्ट ट्रू जो यहाँ पे 2 जो आपका यहाँ पे, इसने यहाँ पे अपना क्राइम किया था। यू कैन सी इसके बैंड्स यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना, ग्रीन वाला भी एकदम मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑरेंज वाला भी मैच कर रहा है, ब्लू वाला भी एकदम मैच कर रहा है। सो यस, तो इस तरीके से करा जाता है ये सब चीजों को, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर थिंग्स डन, राइट। सो दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस यस सर। ऐसे पिक्चर दिखा के नीट में क्वेश्चन पूछते। नहीं बट आ सकता है, ये अगर पिक्चर आया भी तो ये वाला आएगा, बट अगेन इट्स वेरी अनलाइकली, इट्स वेरी अनलाइकली। ये पिक्चर मेरे को समझ नहीं आई। बोलो मोनिका, बताओ क्या कहना चाहते हो आप? सर, जो पिक्चर अभी आपने बताया ना, मेरे को समझ में नहीं आई। ये मोनिका की तो आवाज नहीं है। मैं मोनिका asking question in a different voice. Okay. Alzia. Alright, अजय, इसमें है क्या ना, जब आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रन किया। तो जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने यहाँ पे रन किया। अच्छा काजल, बोलिए काजल, क्या कहना चाहते हो, बोलो। नो सर, वो खुद ही हो जा रहा है, पता नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रन करते हो तो समझो अगर आपको एक ब्लड सैंपल मिला आपके क्राइम सीन से, आपको मालूम है कि ये जो ब्लड सैंपल है ये उस पर्सन का है जिसने क्राइम किया है, ये बात आपको वहां पे मालूम है। तो आप क्या करोगे, उस ब्लड सैंपल का आप करोगे पहले आपका यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमने क्या किया, ये जो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है ना बेटा, ये हमें मिल रहा है आफ्टर डूइंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे किया और इस तरीके से हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला। तो पहले आपने क्राइम सीन पे जो आपको मिला था उसका आपने कर लिया। उसके बाद आपको 3 सस्पेक्ट आपको लग रहे हैं कि ये 3 हो सकते हैं जिन्होंने ये क्राइम किया होगा, उनको भी आप पकड़ के लेके आए। मतलब पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा ब्लड सैंपल लेके आए और उसके बाद उनका भी आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस आपने यहाँ पे रन कर लिया। अब फिर आप इसको दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे। अब आप देखते हो कि इनके अंदर सिमिलैरिटीज किसके बीच में आपको मिल रही है। तो आप देखो अलजी, आप देखोगे यहाँ पे कि जो मेरा स्टैंड होगा ये इसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, 2 के साथ, येलो भी यहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे भी ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है,
राइट. सो यू विल सी द मोस्ट मैचिंग विल बी सीन ओवर हियर, और वो बिल्कुल आपको यहाँ पे डिट्टो आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. एंड दैट इज व्हेन यू विल से कि जो सेकंड मेरा सस्पेक्ट है यहाँ पे उसने यहाँ पे क्राइम किया हुआ है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, राइट. अरे मेरे स्क्रीन पे एक मौत आके बैठा हुआ है. इट इज नॉट इवन गोइंग. हाँ जी मोनिका बताइए. सर जो आइडेंटिकल ट्विन होंगे तो मतलब उनका 100% डीएनए भी सेम होगा. सेम 100%, not 99.9%, 100% सेम. ओके ठीक है. ऑलराइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो यहाँ पे एक्चुअली आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. सो दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड. अभी काम करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको काफी कंसर्न्स थे. आप लोग बोल लेते हैं कि सर क्लास लगाओ 3 बजे 4 बजे, एंड इट वाज नॉट हैपनिंग. तो वो देख लेते एक बार. बट पहले ये बता दो, क्या आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? यस सर. क्या? सो ये आपका, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, लेकिन अगेन एज यू नो क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करके इसके ऊपर आप ग्रिप बनाइए. ठीक है. अच्छा बाय द वे रिपीटिव हेल्थ का टेस्ट है आप लोगों का संडे को. यस सर. यस सर. यस ऐसा सर. नहीं है कि ऑलरेडी दे चुके तो ऐसी आंखें बंद करके सॉल्व मत करना. वहां पे पता चला कम स्कोर आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी आपके लिए. ओके. सो प्लीज मेक श्योर दैट कॉन्शियसली सॉल्व करना. और बायलिंगुअल टेस्ट होगा. ऑलराइट. इट विल बी अ बायलिंगुअल टेस्ट. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर. क्योंकि वो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हिंदी इंग्लिश में वहां पे लिखा होगा ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना. ये मैं हिमाचल टीम के लिए भी कह रहा हूँ, फीडिंग इंडिया की टीम के लिए भी, लाइक अदर टीम, दूसरी वाली जो टीम है उसके लिए भी कह रहा हूँ, एंड इवन फॉर माय यूके टीम, सबके लिए. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. बिकॉज होगा क्या, यू विल हैव वन क्वेश्चन इन हिंदी एंड उसके नीचे आपका इंग्लिश में होगा. सो टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर दिस. ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा फिर बाकी का आधा इंग्लिश में पढ़ा एंड देन यू आर आंसरिंग ओवर देयर. प्लीज डोंट डू दैट. Okay. So that is going to be one thing. And also please share your experience after giving the bilingual test. ये must करना. ठीक है. ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसा रहा आपका बाइलिंगुअल टेस्ट देने का. स्पेशली यूके की टीम, शिवा, काजल, महेश, अनिरुद्ध, let us know how it was solving a bilingual test in biology was for you. Okay. All right. चलिए. Now let me tell you a couple of things in this कि इस चैप्टर के अंदर हमने काफी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है. We have done the main some of the topics in this is going to be your एक तो DNA replication आपके यहाँ पे काफी important आपके यहाँ पे टॉपिक होता है. इसको आपको सही तरीके से हमेशा आना चाहिए. Right? You also have something like my transcription. This is also very hot topic from this chapter. And you also have something like your RNA processing. इन चैप्टर्स में आपको डाउट कभी रहना नहीं चाहिए, और वो तभी नहीं रहेगा जब इसका आप रिवीजन करोगे. पहली बार पढ़ के मैं समझ सकता हूँ कि आपको एकदम से शायद चीजें समझना है, बट आई थिंक जब आप इसको रिवाइज करोगे यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार, व्हाट इज बीन हैपनिंग इन दिस. तो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो लेट्स से मेरे पास एक यहाँ पे स्ट्रैंड है, 3' या 5' वाला स्ट्रैंड है. मतलब पहले तो मैं अपना एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाऊंगा यहाँ पे. दिस इज अ स्ट्रैंड व्हिच आई हैव मेड. राइट. मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड बना हुआ है. अब जब आपको डीएनए लिख दिया. ओ या 5' to 3. राइट दोनों सेम कर दिया मैंने. ये तो म्यूटेंट स्ट्रैंड बन गया. म्यूटेंट स्ट्रैंड. ओके. अब यहाँ पे क्या होगा ना कि यू हैव दिस पर्टिकुलर डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे. अब हम यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. अब जब आपको यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करना होता है, आप जानते हो कि यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए. अब आराम से हम इसे समझते हैं कि पहला स्टेप पे आपका कौन सा एंजाइम आपको यहाँ पे आएगा. सो द वेरी फर्स्ट एंजाइम व्हिच विल कम ओवर हियर, राइट, वो आके डीएनए के स्ट्रैंड्स को खोलेगा. सो अभी आपके जो स्ट्रैंड्स है वो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में आपके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिल जाएगी. सो दोनों स्ट्रैंड्स को आपको यहाँ पे अलग करना है. लेकिन अलग आप कहीं से भी नहीं कर सकते. अलग आप उसे उस जगह से करोगे जहां पे आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है. सो नाउ यू शुड नो दैट आप जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, एंड दोज लोकेशंस ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय, क्या कहा जाता है उनको यहाँ पे? Origin of replication. राइट. उन लोकेशंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. राइट. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मेरी वो लोकेशन होती है जहां पे मेरा स्ट्रैंड्स को मैं ओपन करूंगा. अब क्या कोई मुझे बताएगा कि ORI जो मेरे यहाँ पे साइट्स होती है वहां पे आपको मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, और वो सीक्वेंसेस मेरे कौन से ज्यादा होते हैं वहां पे?
80 सीक्वेंस। बिल्कुल सही, 80 रिच सीक्वेंसेस मुझे वहां पे ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए। अब वहां पे 80 रिच सीक्वेंस जो होता है ना, जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, उसको ही नेचर ने सिलेक्ट किया एज अ ORI। क्यों? बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन डबल डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाँ, बहुत जल्दी। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, क्योंकि बहुत यहाँ सही, डबल बॉन्ड होते हैं ना सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड्स मेरे वहां पे है और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना ज्यादा मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, अब बस सुनना मेरी बात यहाँ से। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो दिस विल हैपन ओवर देयर, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही आपने यहाँ पे आंसर। अब इस लोकेशन पे आके बैठेगा मेरा सबसे पहला एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज माय हेलिकेज। तो मेरा यहाँ पे हेलिकेज आके बैठेगा। सो नाउ हेलिकेज एंजाइम विल कम एंड सिट ओवर देयर। सो नाउ आई विल फाइंड हेलिकेज एंजाइम विल कम एंड सिट। तो हेलिकेज एंजाइम मेरे यहाँ पे आके बैठेगा, और जैसे मेरा हेलिकेज एंजाइम आके बैठता है, मेरा यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे अलग। सो हेलिकेज का काम यहाँ पे क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स को अलग करना। सो टू स्ट्रैंड जो बीच में जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, उनको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। सो उनको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, एंड नाउ माय टू स्ट्रैंड्स विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो अब मेरे दो स्ट्रैंड यहाँ पे बीच में से यहाँ पे अलग हो जाएंगे। मेरे दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे मेरे, और जिन लोगों को इसमें दिक्कत थी ना, और वो दिक्कत अगर वापस आ रही है तो बताना कि सर ये क्या हुआ। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हो, वैसे ही आप बताओ एकदम से कि सर यही था, यही वो कह रही, ये चीज थी जो हमें समझ नहीं आई थी। सो प्लीज बी वोकल एंड लेट मी नो, राइट। सो ऐसा होगा कि पूरा हो गया, कहानी खत्म, एंड यू स्टिल हैवंट गॉट योर डाउट क्लियर। सो प्लीज डू दैट, ऐसा होता है तो। सो आपके दो स्टैंड यहाँ पे आपके अलग हो गए। अब दो स्टैंड मेरे यहाँ पे अलग हो गए। आपको याद रखना है कि आपका हेलिकेज आगे रहेगा। हेलिकेज आपका क्या करेगा ना, खोलते हुए जाएगा स्ट्रैंड को और आगे बढ़ता जाएगा। You will have this helicase which is sitting in front of you over here। ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, आपका यहाँ पे, ठीक है, ये अपना काम करेगा आप यहाँ पे। जब आपने इसे खोल दिया ना, तो इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेप्लिकेशन बबल। यहाँ पे बन चुका है, इसको आप इवन बोल सकते हो यहाँ पे एज अ रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल आप इसे बोल, आई होप आप समझ पाओगे कि इसको बबल यहाँ पे क्यों बोला जाएगा। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रेप्लिकेशन फोक, या फिर आप इसे इवन यहाँ पे बोल सकते हो एज अ रेप्लिकेशन फोक, जो आपके एनसीईआरटी बोलना प्रेफर करती है। तो ये हमने यहाँ पे इसको खोल दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं डीएनए को बीच में से खोलना चालू करता हूँ, तो आगे का जो स्टैंड होता है वो ज्यादा कॉइल होने लगता है। तो ये जो आगे के वाले डायरेक्शन में जो आपके यहाँ पे स्टैंड होगा ना, आगे वाले साइड पे, वो ज्यादा आपका कॉइल होने लगेगा। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सुपर कॉइलिंग। आई होप सबको याद होगा, वहां से हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सुपर कॉइलिंग। तो आपके यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होने लगती है, आपके दो स्टैंड और आपके यहाँ पे लाइक उलझने लगते हैं। तो सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए कौन आएगा यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए, बताइए। बहुत सही, बहुत सही, राइट। तो यहाँ पे मेरा आएगा एक और एंजाइम जिसका नाम यहाँ पे होता है टोपो आइसोमरेज। विल फाइंड वन मोर एंजाइम विल कम ओवर हियर, एंड दैट एंजाइम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टोपो आइसोमरेज। So topoisomerase is the enzyme which will be coming over here, right? अब ये एंजाइम क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करता है एंजाइम, तो आपने बोलना है इसे, इट विल प्ले द रोल इन रिमूविंग द सुपर कॉइलिंग। ये रिमूव करता है आपके यहाँ पे सुपर कॉइलिंग को। तो सुपर कॉइलिंग जो आपके यहाँ पे हो रही होती है, उसको यहाँ पे वो रिमूव करेगा। सो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा सुपर कॉइलिंग को। आई होप यहाँ तक सब कुछ चीजें समझ आ रही है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो Yes, बोलिए, sir. यस सर। बोलना पड़ेगा आपको। एक तो सामने नहीं होते ना बच्चे, सामने तभी ऐसे पकड़ पकड़ के बुलवाते हैं कि अरे रानी बताओ इसके बाद क्या होगा, बताओ अनामिका क्या होगा इसके बाद, बताओ दीपिका कल क्यों नहीं आए थे, या इसके बाद क्या होगा, राइट। So that is something we can do all the time, but now I cannot even see you, so you have to be vocal over here, right? ठीक है। And again all the people over here, again yeah, on a serious note, अर्चना, दीपिका and all other people जिनका बीच में कोई क्लास मिस हुआ था, प्लीज बता देना अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। प्लीज बी वेरी वोकल एंड लेट मी नो, ओके, ऑलराइट। तो ये हम यहाँ पे हमारा दो सुपर कॉलिंग हम यहाँ पे खोलेंगे। अब सुपर कॉइल हमने यहाँ पे खोल ली। अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि जब आपके दो स्ट्रैंड्स को आप यहाँ पे अलग करते हो, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स के चांसेस है कि वापस एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ जाए, राइट। तो वो भी हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। हमें ध्यान रखना है कि दो स्ट्रैंड को इतनी मेहनत से हमने अलग किया है, वो वापस एक दूसरे के साथ यहाँ पे रीअलाइन ना हो जाए। तो वो चीज को ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। और क्या नाम होता है उन प्रोटीन्स का यहाँ पे, Single strand binding. ये तो समझ नहीं आया मुझे, ये समझ नहीं SSB. आया। एसएसबी फुल फॉर्म बोला, एसएसबी का फुल सर फॉर्म क्या एक होता चीज है? एक बार फिर से बताएं। Single strand binding protein. बाइंडिंग प्रोटीन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे दो स्ट्रैंड को अलग कर दिया, जब मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पे अलग कर दिया, तो काफी चांसेस है कि दोनों स्ट्रैंड्स अलग होने के बाद वापस चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, अगर उन्हें कोई रोकेगा नहीं तो, राइट। इफ द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि दोनों स्ट्रैंड वापस पास में आएंगे और जुड़ जाएंगे। तो आपको नहीं होने देना है,
क्योंकि आप यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करना चाहते हो तो दोनों स्ट्रैंड्स को आपको अलग ही रखना है। तो अलग रखने के लिए आपका यहाँ पे एक प्रोटीन आपकी हेल्प करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय SSB प्रोटीन, राइट, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSB प्रोटीन को हम यहाँ पे बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन आपका यहाँ पे आके लग जाएगा और दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पे वो अलग रखेगा। सो इट विल मेक श्योर दैट टू स्ट्रैंड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। आई होप यहाँ तक सारी कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, Yes, sir. राइट? Yes, और sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम थोड़ा और जब इसे आप पढ़ोगे ना हायर लेवल पे जाके, जब इसे पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि कितना सिंपल इनसेट ही कितनी सिंपल थी। तब बोलोगे यार सर ने तो सिर्फ 2/4 ही पढ़ाया था हमें। ऑलराइट, ओके, तो नाउ दीज आर योर टू स्ट्रैंड्स, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे आपके हेलिकेज आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आगे बढ़ता जाएगा, हेलिकेज आपका यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा और हेलिकेज के आगे हमेशा आपका रहता है आपका यहाँ पे टोपोआइसोमरेज। ये भी आपका यहाँ पे अपना काम करता जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक, ये कई बार आपको आ सकता है, तो याद रखना दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय रेप्लिकेशन फोक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय रेप्लिकेशन फोक। सो रेप्लिकेशन फोक का डायरेक्शन आपको यहां मिलेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय रेप्लिकेशन फोक ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हमारे यहाँ पे प्राइमर। अब प्राइमर लगाने के पहले याद रखना कि डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में काम करता है। 5 to 3. 5-3-. 5-3. बस हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा लो कि जब भी आपके सामने टर्म आएगा डीएनए पॉलीमरेज, आवाज नहीं कट रही ना आज मेरी फाइनली? No, sir. No, sir. बहुत खुशी की बात है, नेटवर्क अच्छा हो गया लगता है। नेटवर्क अच्छा हो गया और हवा भी चली बाहर, बारिश का भी माहौल नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग। मैं पीछे जाके चेक करा रहा किसी ने मेरे वायर पे कपड़े तो नहीं सुखाए रात को जाके, नथिंग लाइक दैट आल्सो वाज देयर, सो सही है। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज इज समथिंग व्हिच विल ओनली ऑलवेज वर्क फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन में ये अपना बनाएगा। सो न्यू स्ट्रैंड जो आपका बनाया जाएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आपका यहाँ पे आपका बनाया जाएगा। सो राइट, दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी डन ओवर हियर। सो इस डायरेक्शन में आपके यहाँ पे होगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अगर मैं कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में काम करता है तो याद रखना हमें चाहिए एक छोटा सा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, और वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पे एज अ प्राइमर। तो प्राइमर क्या करेगा ना आपका यहाँ पे कि प्राइमर का जो OH होगा ना यहाँ पे फ्री OH, ये हमें चाहिए। थर्ड कार्बन का जो OH होता है वो हमें यहाँ पे चाहिए, तभी मेरा पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है। अब पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठेगा, जनरली पॉलीमरेज मेरा यहाँ पे आके बैठेगा। सो माय पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर, राइट। सो माय पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर, और यहाँ पे बैठने के बाद व्हाट विल हैपन, ये अपना स्ट्रैंड डालना चालू, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे वो डालना चालू करेगा। सो इट विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स ओवर हियर, राइट। वैसे आगे बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को डालता जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी एडेड फ्रॉम द 5' से 3' डायरेक्शन में आपको ये डालना चालू करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और बात याद रखना, एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, योर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट वाला जो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसके दो काम होते हैं। ये दो तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। किसको याद है इसके दो काम यहाँ पे क्या होंगे? Substrate and energy. Excess substrate and for energy purpose. So it is going to work as a substrate. It will work as a substrate and it also work as a energy molecule. It also is a source of energy. Even आप यहाँ पे source of energy, it is also going to be a source of energy. ठीक है, ये चीज हमने पहले डिस्कस की भी थी, राइट। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड दैट इज समथिंग विल बी यूजिंग। इसको यूज करके तो हमारा स्ट्रैंड बनाएंगे, इसी को तो यूज करके हमारा पूरा स्ट्रैंड यहाँ पे आपका आगे बढ़ेगा। तो याद रखना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं जिनको यूज, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनको यूज करके आप अपना नया स्ट्रैंड आप यहाँ पे बनाओगे। तो ये बनाने के लिए आप लाइक जब आप इसे यूज करोगे तो ये यूज किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट। इसको ही हम यूज करेंगे ताकि हमारा डीएनए स्ट्रैंड बने
और ये इवन बनेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से आपकी बनेगी एनर्जी जिसको यूज करके हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करा पा रहे हैं। वी आर डूइंग द पॉलीमराइजेशन बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. एंड मैं वापस कह रहा हूँ, अगर चीज समझ नहीं आए तो पूछ लो। द होल आइडिया ऑफ हैविंग दिस रिवीजन इज ताकि आप लोग वोकली पूछ सके कि नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन अगर वो क्लियर नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज कि अब हम यहाँ लगाएंगे हमारा प्राइमर। तो प्राइमर लगाने के लिए अब ये भी याद रखना आप यहाँ पे कि हमें चाहिए हमारा यहाँ पे आरएनए प्राइमर। यहाँ पे आएगा आपका आरएनए प्राइमर और ये प्राइमर आएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। इस प्राइमर को हमें बना के देगा एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम आपका यहाँ पे होता है प्राइमेज या आरएनए प्राइमेज। तो प्राइमेज या आरएनए प्राइमेज जो आपका यहाँ पे एंजाइम है वो आपको बना के देगा एक छोटा सा आरएनए प्राइमर। याद रखना ये आरएनए मॉलिक्यूल है, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे यूज कर लेंगे यहाँ पे। सो नाउ यू विल हैव 3' 5' डायरेक्शन का जो आपका टेम्पलेट है ना, देखो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज माय Template टेम्पलेट strand. स्टैंड, ठीक है, जिसको यूज करके हम बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे मेरा प्राइमर आके लग जाएगा। सो यू विल फाइंड वन प्राइमर विल बी केप्ट ओवर देयर। तो एक प्राइमर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेरा प्राइमर लगा दिया। अब यहाँ पे प्राइमर लगाने के बाद मेरा पॉलीमरेज इसके ऊपर आके बैठेगा। सो माय पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर। और अब मुझे बताओ तुरंत कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बन जाएगा या ये ब्रेक हो के बनेगा? यहाँ पे Continuously. Continuously बन बन जाएगा। जाएगा। बन जाएगा। कंटिन्यूअसली यहाँ पे मेरा स्ट्रैंड बन जाएगा। तो पॉलीमरेज आके अपने यहाँ पे काम करना चालू करेगा एंड यू विल फाइंड कि आपका कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपका स्ट्रैंड बन जाएगा। सो यू विल फाइंड कंटिन्यूअसली आपका यहाँ पे स्ट्रैंड बन जाता है। दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। तो याद रखना एक स्ट्रैंड जो आपको बनेगा यहाँ पे दैट विल बी माय कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। सो दिस विल बी माय लीडिंग स्ट्रैंड ओवर हियर। या लीडिंग स्ट्रैंड भी आप ऐसे कह सकते हो। ये आपको टर्म याद रखना है लीडिंग स्ट्रैंड वाला। इट इज फॉर्म इन अ कंटीन्यूअस मैनर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड माय कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। इसको इवन कह सकते हैं एज अ कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैंड बनेगा आपका डायरेक्टली सीधे सीधे आपके यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा स्ट्रैंड जो आपके यहाँ बनेगा ना, वो बनाने के लिए आपको चाहिए मल्टीपल प्राइमर्स। अब याद रखना मल्टीपल प्राइमर्स आपको यहाँ पे चाहिए और वो हम यहाँ पे लगा देंगे। सो विल फाइंड एक प्राइमर से वहाँ पे काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल प्राइमर्स आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सो आप यहाँ पे अभी के लिए 3 बनाते हैं। सो दिस 3 प्राइमर्स आर बीन केप्ट ओवर हियर। ये 3 प्राइमर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे भी पॉलीमरेज आएगा। ओवर हियर आल्सो द पॉलीमरेज इज गोइंग टू कम। सो पॉलीमरेज आके यहाँ पे आपका बैठेगा और यहाँ पे आके अपने डीएनए स्ट्रैंड को बनाना चालू करेगा। अब ये जो मेरे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे, क्या ये कंटिन्यूअस बनेंगे या फ्रेगमेंट में बनेंगे? Fragment. फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट में बनेंगे, राइट? दिस इज समथिंग विल बी फॉर्मिंग इन फ्रेगमेंट्स। तो एक फ्रेगमेंट में बना यहाँ पे, फिर एक और यहाँ पे फ्रेगमेंट में बना यहाँ पे, राइट? सो दिस इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग आउट। तो यहाँ पे जो आपके स्ट्रैंड बनाए जाते हैं आपके फ्रेगमेंट में बनाए जाते हैं। तो ये जो आपके फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे बनेंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे बनेंगे, इन फ्रेगमेंट्स का क्या नाम होता है? फ्रेगमेंट। कहाँ का रहने वाला था ओकाज़ाकी? जापान। जापान का। Right. So this is going to be my Okazaki fragments. So Okazaki fragments मैंने यहाँ पे you can see that, right? So Okazaki fragments हम यहाँ पे ये fragments को बोलते हैं Okazaki fragments। बोलिए बेटा बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप, बोलो। सर एक ही डीएनए में ऐसे 2 अलग-अलग तरीके के बनेंगे हाँ डीएनए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So आपका एक स्ट्रैंड आपका बनता है कंटिन्यूअसली, राइट? एक डॉटर स्ट्रैंड आपको बनेगी कंटिन्यूअसली और दूसरी डॉटर स्ट्रैंड जो बनेगी आपके यहाँ पे बनेगी आपके यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है? तो अभी हम रेप्लिकेशन कर लेंगे तो दूसरा स्ट्रैंड आपका फ्रेगमेंट में बनेगा। सो यस, एक डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड ऐसा बनता है, दूसरा स्ट्रैंड अलग तरीके से बनता है, क्योंकि बेसिकली ये दोनों एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है, बस दोनों स्ट्रैंड अलग है बट इट्स अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। अलविया समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। सो दीस आर माय ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स ओवर हियर। अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पे लगा दिए, ओके? ये पॉलीमरेज ही आके करता है, ठीक है? ये सब भी आके पॉलीमरेज ही आपके यहाँ करेगा, पॉलीमरेज ये आके ये सब आपका कर रहा है, ओके? सो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज माय लैगिंग स्ट्रैंड। ये जो आपकी स्ट्रैंड यहाँ बनाई जा रही है, ये आपकी स्ट्रैंड को बोलेंगे यहाँ पे एज अ लैगिंग स्ट्रैंड एंड इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक। देखो रेप्लिकेशन फोक का डायरेक्शन इस साइड पे, राइट हैंड साइड के ऊपर, और जो आपकी जो लैगिंग स्ट्रैंड बन रही है वो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर बन रही है यहाँ पे, ठीक है? सो लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्मिंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्मिंग अवे इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रेप्लिकेशन फोक के अपोजिट डायरेक्शन में आपके बनाई जाएगी। अब जब आपके यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड आपके यहाँ पे बनाई जाएगी, व्हेन द स्ट्रैंड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, तो आपको याद रखना है कि आपका जो आरएनए प्राइमर होता है ना, इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं, बाद में इसको भी हम यहाँ पे निकाल देंगे और जो बीच में जो गैप होगा वहां पे उसे हम फिल कर देंगे। सो दिस आरएनए प्राइमर विल गेट रिमूव
इसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद यहाँ पे भी हम इस डीएनए को यहाँ पे हम डाल देंगे, सो विल बी एडिंग द डीएनए ओवर हियर, राइट। ये काम भी आपको पॉलीमरेज करेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा ना, ये सब करने के बाद भी आपको यहाँ पे गैप मिलेगा। ये सब करने के बावजूद आपको यहाँ पे छोटा छोटा आपको यहाँ पे गैप मिल जाएगा, सो विल फाइंड स्मॉल गैप इज बीन सीन ओवर देयर। और ये गैप को फिल करने के लिए आपका एक नया प्रोटीन या एंजाइम आपके यहाँ पे सामने आएगा, जिसका नाम क्या होता है? DNA डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज मेरा यहाँ पे आएगा और डीएनए लाइगेज आने के बाद उस गैप वहां पे वो फिल करेगा, सो इट विल जस्ट फिल दैट स्मॉल गैप ओवर देयर, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे बना लोगे, एक होगा आपका यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड, एक होगा आपका यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस इज हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस। अब याद आपको ये भी रखना है कि आपका यहाँ से भी आपका प्राइमर आप निकाल लेते हो बाद में, ये जो आपने येलो कलर का जो आपने प्राइमर यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, ये भी गायब होगा, ये भी आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। बस इंटरेस्टिंग बात ये है, क्या है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे? ये रिप्लेस नहीं गैप मिलेगा। गैप मिलेगा रिप्लेस यहाँ नहीं पे। करेगा, यहाँ पे गैप मिलेगा, इसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यस यू कैन नॉट रिप्लेस दिस। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कभी फ्री टाइम में अगर पढ़ते हो इस बारे में, तो कहा जाता है कि टेलोमियर जो होता है ना, वो आपका होता है टिप के ऊपर। टेलोमियर जो होता है वो आपको मिलेगा एट द टिप्स, क्रोमोसोम के टिप के ऊपर आपको मिलता है टेलोमियर। बेसिकली आपका डीएनए के जो टिप होता है ना, उस पर आपको मिलता है टेलोमियर, ठीक है। तो जब आपका रेप्लिकेशन खत्म होता है ना, तो टेलोमियर का एक पोर्शन गायब हो जाता है वहां से, मतलब एक छोटा सा डीएनए जब आपका जा रहा है ना वहां से, ये गया ना यहाँ पे छोटा सा डीएनए आपका यहाँ से चला गया, सो एक्चुअली आप टेलोमियर का एक पोर्शन आप वहां पे जाते हुए आप देखते हो। एक काफी कोरिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है कि एक सेल के अंदर जैसे आपकी एज होती है ना, टेलोमियर का साइज छोटा 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 होता जाता है। इट इज बीन सीन दैट टेलोमियर का साइज आपका हमेशा वहां पे छोटा होता हुआ जाएगा। एंड जब जिसकी डेथ होती है ना, जब लाइक एक एज पे आके जब आप किसी पर्सन की डेथ होती है, तो उसमें काफी देखने के लिए मिलता है, यू कैन सी दैट, not you can, but it has been observed that the size of a telomere is very 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 short. It's like it's negligible, वो वहां पे होता ही नहीं है, गायब हो चुका होता है। So your cell also have a life along with you, right? So आपके हर एक डिवीजन के साथ आपका टेलोमेर का शॉर्टनिंग आपका वहां पे होने लगता है। काफी लोग ये कहते हैं, काफी स्टडीज ऐसी कहती है कि अगर आप ये टेलोमेर की शॉर्टनिंग अगर आप रोक दोगे ना, तो आपकी एजिंग भी आपकी होना वहां पे बंद हो जाएगी। इट इज बीन बिलीव दैट, अगर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि साइंटिस्ट कहते हैं अगर आप टेलोमेर की शॉर्टनिंग अगर आप रोक देते हो, देन यू कैन एक्चुअली आल्सो स्टॉप द एजिंग ऑफ द सेल। अगर आप एजिंग अगर आप सेल का अगर आप वहां पे रोक पा रहे हो, सो कंप्लीटली बॉडी का भी एजिंग आप वहां पे फिर रुक सकता है, विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग। सो जो टेलोमेर का अगर शॉर्टनिंग को रोक दे तो क्या क्या हो सकता है? सो मतलब टेलोमियर होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, टेलोमेर होना चाहिए था, लेकिन टेलोमेर का शॉर्टनिंग रुकना चाहिए था। अगर उसकी शॉर्टनिंग को हम रोक सकते हैं ना, so you can have a person living a life of around like much more number of years. That is what many scientists believe in, right? But वैसा होता नहीं है, वैसा नहीं होता, right? You don't find that happening. Okay, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, so that is what which has completed, ठीक है। इतनी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो। एक बार आपका डीएनए रेप्लिकेट हो गया, आप जानते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सो ये बात भी हमने यहाँ पे देखी थी, सो दिस गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ दिक्कत क्या है और क्या इसमें दिक्कत आ रही है आपको, बताइए। इतना अगर आपको मालूम हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जनरली यू डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन हैविंग सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर, अगर इतना आपको मालूम हो तो। ओके, नो प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक सबको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। और एक किसी बच्चे ने बोला था कि साइंटिस्ट क्या कर रहा है वहां पे हमें पता नहीं चल रहा, उसका कंट्रीब्यूशन वहां पे क्या है, तो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी आप लोग तब तक सोचो और क्या आपकी दिक्कतें हैं यहाँ पे, कि सर ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए कहाँ से आया, या if you have some other queries then please tell me if you have any other questions over here. The chapter is lengthy. Let's accept the fact कि आपका चैप्टर यहाँ पे लेंदी है, ठीक है, and it has content, और इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपने सुना भी नहीं है पहले, so that's okay. एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा then reach out to us. Okay, now let me start. एक सेकंड, हाँ जी बेटा बोलिए, अपूर्वा बताइए। तो कुछ सिस्ट्रॉनिक वाला समझ रही कौन सा वाला, वापस बोलना। सिस्ट्रॉन वाला। सिस्टोन वाला, हाँ देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं।
चलो एक सेकंड, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट, राइट। सो फ्रॉम हियर द साइंटिस्ट विल कम। तो देखो यहाँ पे एक तो पहली बात कि जब आप जेनेटिक कोड ढूंढ रहे थे तो आपके कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व उधर। सबसे मेन नाम आपको यहाँ पता है जॉर्ज गेमाओ का। जॉर्ज गेमाओ ने बेसिकली आपको बोला कि आपके जो कोडॉन्स होंगे वो आपके ट्रिपलेट में होंगे। तो यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इन्होंने, ये आपके पहले पर्सन थे जिन्होंने बोला कि आपके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपके होते हैं 4, राइट। अब 4 अगर आपके बेस है, अगर हम इसके अगर हम कंसिडर करें कि 3 नाइट्रोजन बेस एक कोडॉन बनाते हैं तो आपके सारे अमीनो एसिड को फिर हम बना पाएंगे। सो ही एक्चुअली सेड दैट योर कोडॉन हैज टू बी अ ट्रिपलेट। आपका कोडॉन हमेशा आपके यहाँ पे ट्रिपलेट होना चाहिए, और वो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी हमें बताया था। ही डिड द कैलकुलेशन एंड शोड अस कि अगर आप ट्रिपलेट रखते हो कोडॉन को तो आपके 64 टोटल कोडॉन बनेंगे। और हम लोग अभी जानते हैं इन 64 में से 61 हम यूज करते हैं हमारे अमीनो एसिड के लिए, बाकी 3 आपके यहाँ पे होते हैं स्टॉप कोडॉन। तो जॉर्ज गेमाओ ने ये चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया था, ठीक है। देन वी हैड, तो ये तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया विच वॉज वेरी ट्रू, ओके। अब हमें क्या किया, हमारे यहाँ पे जो इंडियन साइंटिस्ट थे आपके यहाँ पे हरगोबिंद खुराना, ये साइंटिस्ट ने हमें बना के दिए कई सारे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेटिक। ही क्रिएटेड नंबर ऑफ सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनको हम यूज कर सकते थे टू सी कि ये जो कोडॉन वाली बात है वो सच है गलत है। सो ही गेव अस द होमोपॉलीमर, इन्होंने बना के दिया हमें, इन्होंने कोपॉलीमर बना के दिया। अब ये जो आरएनए सीक्वेंस आपको इन्होंने बना के दिया, इसको हम देख के इसको हम यूज कर सकते थे यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो उनकी बात है ना कि आपके ट्रिपलेट कोडॉन आपके बनाते एक अमीनो एसिड, क्या वो बात सही है गलत है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते थे। सो ही एक्चुअली डेवलप अ मेथड टू मेक नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्चुअली कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसलेशन। हाँ जी अलजिया बताइए क्या सवाल है आपका? अलजिया कुछ कहना चाहती है? क्वेश्चन था लाइक 12th के बोर्ड के मैं पेपर्स देख रही थी ना पुराने, तो उसमें था 2022 के पेपर में कि गिव द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वो जो आपने वो 7 एप्लीकेशंस लिखवाए थे वही उसका आंसर होगा? नहीं, एप्लीकेशंस में वो आंसर, एप्लीकेशंस मतलब आप इसको कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको 2 चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। एक तो आप इसको यूज कर सकते हो आपको पैटर्निटी टेस्ट के अंदर, दैट मीन्स कि इफ यू वांट टू नो हु इज द फादर ऑफ अ चाइल्ड, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। सेकंड चीज इन द क्राइम सीन के अंदर, सो कभी अगर फोरेंसिक लैब या क्राइम सीन है वहां पे इसको यूज किया जा सकता है टू नो द इंडिविजुअल दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैव बीन देयर ऑन द क्राइम सीन। तो ये 2 इसके मेन रोल्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, टू एक्चुअली नो द इंडिविजुअल इन अ क्राइम सीन और टू टेक अ पैटर्निटी टेस्ट। वो जो हमने वहां पे देखे थे ना 6 से 7 स्टेप्स, वो तो आपका प्रोसेस का पार्ट था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। Okay, आप sir. कैसे करते हो फिंगरप्रिंटिंग वो वहां पे था, ठीक है। नहीं, एक्चुअली सर 3 मार्क्स के लिए आया था वो क्वेश्चन, तो मुझे लगा वो 7 पॉइंट ही होगा। नहीं वो नहीं आएगा उसके अंदर। ओके, सो नाउ यू हैव अ मार्शल नाइनबर्ग, यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तैयार है, इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया जहाँ पे आप प्रोटीन सिंथेसिस आप यहाँ पे कर पाओगे। उन्हें आपका एक सेल फ्री सिस्टम आपका यहाँ पे बना के दिया जहाँ पे आप प्रोटीन सिंथेसिस आप यहाँ पे कर पाते हो। तो ही एक्चुअली क्रिएटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे आप प्रोटीन बना पा रहे हो आउटसाइड द सेल। सो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय मार्शल नाइनबर्ग। तवनप्रीत समझ आ रहा है? सर And then you have your last scientist, Severo Okai. Now, Severo Okai was a person who actually created an enzyme. इन्होंने एक एंजाइम हमें यहाँ पे दिया और वो एंजाइम पॉलीमरेज कर रहा था आपके आरएनए मॉलिक्यूल को. So he actually gave us the enzyme. The enzyme was my polynucleotide phosphorylase. अब इस enzyme, this enzyme was helpful in polymerizing RNA with a defined sequence in the template for a genetic code was prepared. तो एक आरएनए बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की यहाँ पे जो जरूरत थी वो एंजाइम आपको यहाँ पे मिला था सेवेरो ओकॉय से. दैट वाज माय पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज. सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट. तो ये सारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन थे यहाँ पे साइंटिस्ट के और यही आपको यहाँ पे याद रखने हैं. दिस आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो. एक दो बार ऐसे आप देख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है. ठीक है, दैट इज समथिंग विल गेट टू नो. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे सिस्ट्रॉन के बारे में. नाउ लेट्स जंप बैक टू वन मोर थिंग कॉल्ड एज माय सिस्ट्रॉन. अब एक सेकंड, कौन है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा. हाँ जी कौन, बताइए. सर अगर क्वेश्चन आए कि कितने कोडॉन्स अमीनो एसिड सिंथेसिस करते हैं तो 61 आएगा ना आंसर? राइट 61 आएगा. यस, क्योंकि बाकी 3 कोडॉन तो आपके यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है. यस सर. चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. जब भी आपको मिले टर्म सिस्ट्रॉन ना, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक अ सिस्ट्रॉन, अगर आपको कोई एक मैं स्ट्रेच देता हूं डीएनए का, इफ आई गिव यू अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, राइट, एक छोटा सा अगर मैं स्ट्रेच डीएनए का निकाल के देता हूं आपको यहाँ पे, और अगर आपको मैं कहता हूं कि ये एक आपका सिस्ट्रॉन है,
इफ आई से दिस इज गोइंग टू बी सिस्ट्रॉन, दैट मीन्स ये मेरा वो सेगमेंट है डीएनए का जहां से एमआरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी बनेगा. सो व्हेन आई यूज अ टर्म लाइक अ सिस्ट्रॉन, दैट सिंपली मीन्स कि आई हैव अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, आई हैव अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और आई हैव अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसको हम जीन कहते हैं, राइट. एंड दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गोइंग टू गिव मी द एमआरएनए. एमआरएनए तो बना के देगा ही देगा, बट उसके बाद इट इज आल्सो गोइंग टू गिव मी द प्रोटीन ओवर देयर. तो सिस्ट्रॉन वो आपका स्ट्रैंड होता है डीएनए का जहां से आपको पॉलीपेप्टाइड बनते हुए आपको मिलता है. ये आपका वो स्ट्रैंड होता है डीएनए का जहां से आपको पॉलीपेप्टाइड बनते मिलेगा. प्रोटीन इज नथिंग बट माय पॉलीपेप्टाइड. तो ये बनते हुए मुझे यहाँ पे मिलेगा. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक मेरा यहाँ पे सेगमेंट है डीएनए का, आई हैव अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, आई हैव अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, और ये जो मेरा स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है इसको मैं यहाँ पे सिस्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सिर्फ जीन कह सकता हूँ. आई कैन कॉल इट एज अ जीन, लेकिन मैं इसे सिस्ट्रॉन नहीं कह सकता. तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसे सिस्ट्रॉन नहीं कह रहा, लेकिन मैं इसे सिर्फ क्या कह रहा हूं, जीन कह रहा हूं, आई एम जस्ट कॉलिंग इट दिस फ्रेगमेंट एज अ जीन. तो आप समझ जाना कि अगर सर इसे सिस्ट्रॉन नहीं कह रहे, दैट मीन्स व्हाट, कि इस जीन में से सिर्फ आपका आरएनए बनेगा. इस जीन में से सिर्फ आपका यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन होते हुए मिलेगा. सो बेसिकली अगर मैं जीन टर्म बोलूं तो जीन टर्म में दोनों के लिए यूज कर सकता हूँ. जीन में इसके लिए भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ जीन, राइट. और इसके लिए तो मैं जीन यहाँ पे टर्म ही यूज करूंगा, राइट. लेकिन मैं जो राइट हैंड साइड पे जो आपको यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा है, इसके लिए मैं सिस्ट्रॉन टर्म यूज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा प्रोटीन नहीं बन रहा, यहाँ से सिर्फ मेरा यहाँ पे आरएनए बन रहा है. तो आप जानते हो कि कई सारे सेगमेंट हो गए डीएनए के जो सिर्फ आपके आरएनए बनाएंगे. जैसे कि आपका बन सकता है यहाँ पे आपका आरएनए आप यहाँ पे बना सकते हो, या आप यहाँ बना सकते हो आपका यहाँ पे टीआरएनए आप यहाँ बना सकते हो, राइट. सो दैट इज समथिंग कैन फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे समझो. जब मैं कह रहा हूँ इट इज अ सिस्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच विल मेक अ पॉलीपेप्टाइड for sure. If I am saying it is a gene, gene is a very common term. Gene is a very common term. That means कि एक सेगमेंट है मेरा यहाँ पे जो शायद प्रोटीन बनाता होगा या नहीं बनाता होगा, या फिर वो सिर्फ आरएनए बनाता होगा, क्योंकि ये टर्म मैं दोनों के लिए यूज कर सकता हूँ. बट सिस्ट्रॉन ओनली अ सेगमेंट व्हिच विल मेक अ पॉलीपेप्टाइड. अब पूरा मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. So yeah, that's clear to you. हाँ जी, और बताइए, और क्या सवाल है आप लोग के, बताइए, बोलिए. Someone has a question? सर क्या कुछ कहना चाहती है? नहीं, बताइए बेटा, बोलिए. सर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा था, मुझे समझा दीजिए. आप लास्ट पेपर कर रहा. बोलो. सर आपको मैं सेंड किया एक क्वेश्चन वो पेडिग्री का. बेटा पहले ये देख लो, मॉलिक्यूलर बेसिस में से पहले देख लो, लास्ट पेपर का मत छोड़ो. इसके चैप्टर का पहले हम रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट विल हैपन आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग यू विल टेल अस कि सर वो चैप्टर में ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया. सो वी आर यूजिंग दिस टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या दिक्कत है. बोलो. सर एक पैराग्राफ था, वो मैंने आपको पहले भी भेजा था सर, वो वाला पैराग्राफ समझा दो, मैं दोबारा पिक भेज दूं? नहीं, व्हाट्सएप में मत भेजो, यहाँ पे देख नहीं पाऊंगा. एक काम कराओ, ये पेज नंबर कौन सा है आपका? सर पेज नंबर 91, ट्रांसक्रिप्शन का सेकंड पैरा. रुक जाओ, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं. रुक जाओ, वेट अ मिनट, रुक जाइए आप लोग. ट्रांसक्रिप्शन ना, दैट मीन्स वेट. मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? सर एक बार वो ट्रांसक्रिप्शन में वो डायरेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, उनमें कंफ्यूजन होती है. ठीक है, चलो वो देख लेते हैं पहले, फिर तंत्रित आपका वो देख लेंगे. व्हाट इज द सेगमेंट व्हिच आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन. लेट मी जस्ट ऐड फ्यू स्लाइड्स इन दिस. इन द स्लाइड्स में मैं डाल देता हूँ. आपको मंडे से ना एक अलग से डॉट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे. अब यू विल गेट टू नो दैट. ठीक है. हाँ, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ना, क्या कह रहे थे आप? ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन का. ओके, स्क्रीन ठीक. नहीं शो हो रही. अच्छा, स्क्रीन दिख रही है. अच्छा, ओके ओके. अच्छा, let me start the screen share. Let's see this thing. ट्रांसक्रिप्शन अब दिख रही है मेरी स्क्रीन यहाँ पे. Yes, sir. अब Yes, ट्रांसक्रिप्शन sir. का भी आप यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान से देख लो. यहाँ पे ये भी आपको मालूम होना चाहिए सही से वहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, सो नाउ यू हैव, लेट्स से यू हैव अ डीएनए स्ट्रैंड. पहले हम बनाते हैं हमारा डीएनए. डीएनए जब भी बनाएंगे, हम बनाएंगे 2 स्ट्रैंड. हम यहाँ पे बनाएंगे हमेशा. डीएनए जब भी मैं यहाँ बनाऊंगा, आई विल मेक 2 स्ट्रैंड्स ओवर हियर.
अब आपको दो स्ट्रैंड जब आपके डीएनए के दिख रहे हैं, सो यू कैन सी ए डीएनए स्ट्रैंड, ये है आपके यहाँ पे डीएनए, लेट मी जस्ट मेंशन दिस इज माय डीएनए। डीएनए में से ही आप बनाते हो आपका आरएनए, इसमें से आप अपना यहाँ पे आरएनए बनाओगे, चाहे वो कोई भी आरएनए हो या वो आपका एमआरएनए हो, ठीक है। अब जब आपके सामने डीएनए आ गया तो आपको याद ही रखना है कि आप कौन सा स्ट्रैंड इसमें से यूज करोगे टू मेक द एमआरएनए, कौन सा स्ट्रैंड हम यहाँ पे यूज करेंगे टू फॉर्म द एमआरएनए। तो आपका यहाँ पे आंसर हमेशा आएगा कि मैं जो 3 डैश से 5 डैश जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को मैं यूज करूंगा टू फॉर्म द एमआरएनए। तो बेसिकली इस स्ट्रैंड को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को मैं यूज करूंगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड टू मेक द एमआरएनए, इसको मैं यूज करूंगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको देख के मैं अपना एमआरएनए बनाऊंगा। पहली चीज गांव में उठाओ, जो भी 3 डैश या 5 डैश डायरेक्शन में जो मेरे यहाँ पे स्टैंड होगा उसको मैं यूज करूंगा एज अ टेम्पलेट स्टैंड, और इसको यूज करके ही मैंने अपना आरएनए बनाना है, राइट। मेरा एमआरएनए मुझे यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, आरएनए एमआरएनए यही स्टैंड आपको बनेगा, राइट। लेकिन आपका जो दूसरा स्टैंड आपके यहाँ पे होगा ना, 5 डैश से 3 डैश वाला जो आपके यहाँ पे स्टैंड होगा, ये स्टैंड को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कोडिंग स्टैंड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोडिंग स्टैंड इज गोइंग टू बी नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये किसी चीज के लिए आपके यहाँ पे कोड नहीं करता। सो कोडिंग स्टैंड जो बेसिकली आपके यहाँ पे होगा वो कुछ नहीं बनाता आपके लिए। सो कोडिंग स्टैंड इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू कोड फॉर एनीथिंग, ये आपका कुछ किसी चीज के लिए आप यहाँ पे कोडिंग नहीं करेगा। तो ये बात रखना कि कोडिंग स्टैंड इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट यूज्ड, इसको हम यूज नहीं करते। तो आपको याद होना चाहिए कि हम कौन किसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेरे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो मेरा होगा 3 डैश 5 डैश, आपको ये बात भी हमेशा याद रखनी है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको जो एंजाइम आएगा उसका पूरा नाम क्या होगा, किसको याद है उसका पूरा नाम यहाँ पे क्या होगा? पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। राइट, तो दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे एंजाइम होगा। अब ये एंजाइम जब मेरा यहाँ पे आके बैठेगा तो याद रखना ये एंजाइम कौन से स्ट्रैंड को यूज करेगा, 3 डैश या 5 डैश डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड को यहाँ पे यूज करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और वो आके यहाँ पे बैठेगा। अब मैं आपको स्ट्रक्चरल यूनिट पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको बता नहीं रहा, बट आप ये समझो कि वो यहाँ पे आएगा और उसके बाद इट विल स्टार्ट मेकिंग द एमआरएनए मॉलिक्यूल। जब उसे देख के यहाँ पे वो एमआरएनए बनाना चालू करेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बताऊं, तो लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा स्ट्रैंड बना के देता हूँ, समझिए आपका यहाँ पे स्ट्रैंड है 3 डैश, समझिए आपका यहाँ पे एक स्ट्रैंड है 3 डैश 5 डैश डायरेक्शन के अंदर, जो है आपका यहाँ पे लेट्स से ए टी जी सी सी ए टी जी, ये मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड है, ठीक है। बनाइए मोनिका, इसका क्या बनेगा एमआरएनए, यहाँ पे पॉलीमरेज आके बैठा है यहाँ पे, और यस सर। बोलिए यू ए यू ए सी जी जी यू यू ए सी, और ये बनेगा कौन से डायरेक्शन के अंदर? 5 डैश टू 3 डैश। तो ये मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड बना है, और ये स्ट्रैंड मुझे बना के दिया मेरे यहाँ पे पॉलीमरेज ने आके, जिसका पूरा नाम है मेरा यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर हियर। पॉलीमरेज मेरा यहाँ पे आके बैठा और इसने अपना ये काम चालू कर दिया यहाँ पे। मोनिका समझ आ रहा है डायरेक्शन क्या लग रही है यहाँ पे आपकी? तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है मोनिका, सब ठीक है ना? सर क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम आती है दिक्कत। तब तो रहनी है थोड़ी बहुत तो रहेगी, बट हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व इट विल गेट रिजॉल्व। सो जब भी आपको आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आता होगा, जब आपको पूछा जाता होगा कि बनाओ इसका एमआरएनए बनाओ या इसका बनाओ डीएनए बनाओ, ऐसा आता होगा ना क्वेश्चन। तो जब भी आपको बोला जाए ना कि इसका इस स्ट्रैंड का एमआरएनए बनाओ, तो वहां पे वो मेंशन करेंगे कि ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि डीएनए का एक कोडिंग स्ट्रैंड है, आप इसका बना दो एमआरएनए। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप उस कोडिंग स्ट्रैंड का पहले बना लो आप अपना यहाँ पे टेम्पलेट। 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ले लो आप वो टाइम, 1 मिनट ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, आप कोडिंग स्ट्रैंड का पहले आप बना लो टेम्पलेट। टेम्पलेट बनाने के बाद फिर उसको देख के आप अपना यहाँ पे एमआरएनए बना लो, देन यू मेक द एमआरएनए आउट ऑफ इट, राइट। The best part is people who are solving question, they will come across issues and that's a good thing. That's when you realize कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। अब मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन ज्यादा दूंगा, राइट, ताकि आप ज्यादा सॉल्व करो। So you let's solve this question and you can actually have a grip on them, right? तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि कोडिंग स्टैंड देके रखा हुआ है वहां पे, तो आप पहले उसका टेम्पलेट बना लो।
टेम्पलेट भी बन जाएगा ना आपका। अगर कोडिंग स्टैंड आपके सामने, आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है मोनिका, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू, यू मेक अ टेम्पलेट एंड देन यूज द टेम्पलेट एंड मेक द एमआरएनए ओवर देयर, दैट्स इट। वो आपने वहां पे कर लिया एंड यू कैन गेट योर आंसर। आप डायरेक्टली बना सकते हो बट यू टेक अ लॉन्ग स्टेप बट गेट अ करेक्ट आंसर। तो उस तरीके से आपका एमआरएनए यहाँ पे आपका बनकर रेडी हो जाएगा। कई बार पता है वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि एमआरएनए आपका यहाँ पे ये है, आप इसका डीएनए स्टैंड बना के दो। ऐसा भी होगा आपके साथ। दे विल गिव द एमआरएनए एंड देन दे विल टेल यू टू मेक द डीएनए स्टैंड आउट ऑफ इट। तो भी कर सकते हो ना, कर सकते हो नहीं कर सकते आप लोग? Yes, sir. बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई, एकदम ऐसा कोई कैलकुलस का सम नहीं है, ये हो जाएगा, राइट। दे विल गिव द एमआरएनए, यू मेक अ डीएनए आउट ऑफ इट। बस ध्यान रखना कि आपको जहां पे भी आपका लाइक एटीजीसी होता है वो यही आएगा, डीएनए के अंदर इरेसिल मत लगाना, थामिन लगेगा आपको वहां Yes, पे, sir. वो सब हो जाएगा आपको वहां पे। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और प्लीज याद रखना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए, ये भूलना मत सब लोग। व्हाट इज गोइंग टू बी अपस्ट्रीम, व्हाट इज गोइंग टू बी डाउनस्ट्रीम, आपको मालूम है। सो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ आपका यहाँ पे कि जब आप एक डीएनए स्ट्रैंड को देखते हो ना, व्हेन यू सी द डीएनए स्ट्रैंड, व्हेन यू सी अ स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जब आप देखते हो तो उसमें याद रखना कि एक तो मेरा यहाँ पे होगा प्रमोटर, प्रमोटर यहाँ पे, सो आई जस्ट राइट पी ओवर हियर, समझ जाना। और यहाँ से समझो मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा जीन लग रहा है मेरे यहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, और एंड में आपका यहाँ पे आएगा टर्मिनेटर। अब कोई लड़का मुझे समझा दे क्या होगा इसमें अपस्ट्रीम, क्या होगा मेरे यहाँ पे डाउनस्ट्रीम। बताइए शिवा। सर स्ट्रक्चरल जीन्स, सर प्रमोटर साइड में होगा सर अपस्ट्रीम, और सर टर्मिनेटर साइड में होगा डाउनस्ट्रीम। सॉरी सर, आपको स्ट्रक्चरल जीन से लेकर टर्मिनेटर साइड तक डाउनस्ट्रीम। तो जहाँ पे मेरा जीन स्टार्ट है, जैसे अगर मेरा ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले जो भी उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, इसके पहले पहले जो आप यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा अपस्ट्रीम। तो याद रखना प्रमोटर आपको मिलता है अपस्ट्रीम के अंदर, और जो भी उसके राइट साइड में आपके यहाँ पे आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द डाउनस्ट्रीम, दैट इज गोइंग टू बी अ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो याद रखना डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अपस्ट्रीम में आपको क्या क्या मिलता है, तो आप बोलोगे प्रमोटर मुझे मिलता है अपस्ट्रीम के अंदर। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, प्रमोटर के अलावा आपको एक और चीज नाम मिल जाएगी बनते हुए, क्या एनहांसर। होता है वो, Enhancer. Enhancer. और क्या करता है एनहांसर? कैटेलाइज करते हैं उसको Realize करता है. एनहांसर इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज पर द रिक्वायरमेंट, ये ट्रांसक्रिप्शन। आपका वो बढ़ा सकता है अपने यहाँ पे। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में आपको मिलेगा यहाँ पे टर्मिनेटर आपको मिलेगा। अच्छा फैक्टर बता दो, आपके दो फैक्टर हमने बात किया था जो आपके बैक्टीरिया के अंदर हेल्प करते हैं स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए। स्टार्टिंग के लिए कौन सा फैक्टर होता है? सिग्मा फैक्टर। राइट, स्टार्टिंग के लिए आपका यहाँ पे हमेशा आएगा आपका यहाँ पे सिग्मा फैक्टर, सो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सिग्मा फैक्टर। और खत्म करने के लिए कौन आएगा? Rho factor. रो फैक्टर। एक ही चीज को जब बार बार एक दो बार पढ़ लोगे ना तो फिर वो डिफिकल्ट लगेगा नहीं आपको। बट अगेन यस, क्वेश्चन सॉल्विंग इज समथिंग यू हैव टू डू। याद रखना अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहे देन नहीं बनेगा ग्रिप, सिंपल सी बात है। सो यू हैव टू एंगेज विद द क्वेश्चंस ऑल द टाइम। ओके, सो दिस इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग। आई होप ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, ये सब आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, राइट। आरएनए प्रोसेसिंग भी आपको याद रखना है, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और बताओ और क्या कंसर्न है आपके एनसीईआरटी देखने के बाद मुझे बताओ कि और क्या कंसर्न है, किसी और का कोई कंसर्न है? हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? नो सर एक No, क्वेश्चन है। sir. बोलो सर सर मेरे इसका तो नहीं था बट एक क्वेश्चन। क्या बेटा, वापस बोलना अलजिया। सर मतलब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना उसमें से एक और एक क्वेश्चन था। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना वो क्वेश्चन। इसी चैप्टर का था या किसी और चैप्टर का है? नहीं दूसरे चैप्टर से था, मतलब वो मैं बोर्ड के पेपर जो मैं सॉल्व कर रही थी। अरे अरे यार ये अलजिया नीट प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, आप बोर्ड्स के पेपर सॉल्व कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। अक्षरा व्हाट इज हैपनिंग? अक्षरा व्हाट इज दिस? सर मेरे को बोर्ड एग्जाम भी देना है ना। वो तो सबको देना है, ये सारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना ये सब देंगे, राइट। एंड यू शुड ऑल गिव बोर्ड एग्जाम, जो आपको कंपलसरी होगा देना। राइट, द थिंग इज दैट apparently you are also preparing for NEET exam as well, na? Right, that's what the whole program is, that's why the sir is standing over here.
तो अभी ये सब समझो, अल्जिया अल्जिया ये सब आपको मालूम आना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर देयर। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, यस सर। तो बोर्ड्स तो वैसे ही वॉक इन अ पार्क होगा आपके लिए। आप सोचो अगर आपको इस लेवल पे अगर आपको चीजें समझ आ रही है, आपको बस वहां पे थ्योरी लिखना है। यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द आंसर। वंस यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आप आराम से लिख सकते हो, ये सब राइट। समझ में आ गया सर। तो यही है ये जो सेशन है ये इसके लिए, ये नीट के लिए। सो प्लीज क्या बोर्ड्स का हम लोग हैंडल कर लेंगे, यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट। बताइए तवनप्रीत, क्या सवाल है आपका? तो मैंने एक आपको क्वेश्चन भेजा था ना जिसमें mRNA स्ट्रैंड का वो चेंज नहीं होगा सीक्वेंस। अरे हाँ, ये वाला ना। चलो करते हैं यस सर। निकाल करके इस क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ पे क्या है, अंडर विच कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी अ नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA। आपके रीडिंग फ्रेम के अंदर आपके यहाँ पे क्या, किस कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया इन लोगों ने, इन्होंने आपसे ये पूछा है कि आपका रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। इन्होंने ये नहीं पूछा आपसे, देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी कंडीशन के अंदर आपका रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हो रहा। आपका रीडिंग फ्रेम चेंज, इन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सी कंडीशन के अंदर आपका पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा या प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला कि रीडिंग फ्रेम आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अब मैं आपको पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा, राइट, लेट मी टेल यू समथिंग ओवर हियर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि समझो एक आपका यहाँ पे सीक्वेंस है, समझो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ जी सी like U, you have, let's say, T, sorry, not T, again you have a U and you have a U, right, and again you have a C, okay, so you have like 3 plus 2 plus यहाँ पे G लगा देते हैं, okay, so you have this condition over, ये आपका यहाँ पे सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस के अंदर अगर आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट कर देता हूँ, समझिए मेरा सीक्वेंस यहाँ पे, एंड यू कैन सी हाउ मेनी अमाइनो एसिड कैन बी फाउंड, और यू कैन सी दैट यू कैन हैव यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक बनेगा अमाइनो एसिड, और यहाँ से एक बनेगा, राइट। और ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस है, ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस है, और ये मेरा रीडिंग फ्रेम है। अब आप सोचो कि इस रीडिंग फ्रेम में से अगर मैं लेट्स से यहाँ पे यू को हटा दूं, मैंने यू को यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब यू को मैंने अगर यहाँ पे डिलीट कर दिया तो पता है यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट आई विल फाइंड कि मेरा रीडिंग फ्रेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मेरा रीडिंग फ्रेम यहाँ पे वो नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू चेंज ओवर देयर। नाउ रीडिंग फ्रेम इज गोइंग टू बी लाइक जी सी यू, देन आई विल हैव ए यू यू सी जी, ये मेरा यहाँ पे रीडिंग फ्रेम मेरे यहाँ पे चेंज हो गया। सो नाउ आई विल फाइंड कि मेरा रीडिंग फ्रेम यहाँ पे जो था वो मेरे यहाँ पे चेंज हो चुका है। जिस तरीके से कोडॉन रीड करने चाहिए थे अब वैसे वहां पे रीड नहीं हो रहे। तो अंकित क्या इतनी बार आपको समझ आ रही है, यहाँ पे मेरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपका ऊपर का जो सीक्वेंस था ना, उसमें से मैंने पहले तो मैंने वहां पे जी हटा दिया, ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो आपका यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों मेरे यहाँ पे बेस मैंने यहाँ पे हटा दिए। अगर मैंने तीनों के तीनों बेस यहाँ पे हटा दिए तो मेरा रीडिंग फ्रेम आपका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। आपका यू स्टिल हैव जी सी यू, मेरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए। उसके बाद मेरा यूसी जी ही मेरा यहाँ पे रहेगा। ये जो कोडॉन्स है मेरे यहाँ पे चेंज नहीं हुए, मेरे यहाँ पे कोडॉन्स मेरे वहां के वैसे ही रहे बस मेरे। और ये ऐसा क्यों हुआ बिकॉज मैंने बीच के जो मेरे 3 न्यूक्लियोटाइड्स है मैंने उन्हें वहां पे निकाल दिया। अगर मैं एक को निकालता था तो मेरा रीडिंग फ्रेम चेंज होता। अगर मैं 2 को निकालता तब भी मेरा रीडिंग फ्रेम वहां पे मेरा चेंज हो जाता। लेकिन जब मैंने तीनों के तीनों वहां से निकाल दिया ना, तो दैट्स व्हेन आई विल फाइंड मेरा रीडिंग फ्रेम यहाँ पे मेरा चेंज नहीं हुआ, वो वैसा के वैसा ही है मेरे यहाँ पे, राइट। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो मेरा अमाइनो एसिड बनेगा वो एक कम होगा। सो आई विल फाइंड द अमाइनो एसिड व्हिच विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर इज गोइंग टू बी 1 लेस, राइट। लेकिन वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस में एक कम होगा आपका यहाँ पे, लेकिन वो आपका जो बनना चाहिए था अमाइनो एसिड वैसे ही वो आपका बनेगा, बस आपका यहाँ पे एक कम होगा, विच इज द डिफेक्ट ओनली। बट आप समझो इस बात को कि रीडिंग फ्रेम आपके यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। वो कब होता है, अगर मैं 1 डिलीट कर रहा हूँ या 2 डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 3 को डिलीट करूंगा ना यहाँ पे एक साथ, राइट, सो दैट वोंट गेट अफेक्टेड ओवर देयर, ओके, द रीडिंग फ्रेम विल रिमेन द सेम। और यही चीज आपको टर्नप्रीत देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ गया? सो नाउ इफ यू हैव अ लुक ओवर देयर, कौन सी कंडीशन के अंदर आपका रीडिंग फ्रेम आपके यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे 7th 8th और 9th, अगर इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, राइट, पहले 3 को मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट 3 को, देन 4th 5th 6th को मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन 7th 8th और 9th को अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, अगर ये मेरे यहाँ पे गायब हो जाता है, तो मेरे रीडिंग फ्रेम के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो वैसा के वैसा ही रहेगा। टर्नप्रीत, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। राइट, दिस विल बी हैपनिंग ओवर हियर। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी देखते हो आपके यहाँ पे, तो ऑप्शन ए तो आपके यहाँ पे सही है,
ऑप्शन बी में क्या होगा, अगर आप इंसर्ट करते हो जी को, इंसर्शन ऑफ जी एट अ 5th पोजीशन, अगर 5th पोजीशन में अगर मैं यहाँ पे जी को डाल, क्या होगा बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द वन ओवर हियर ना, राइट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज दैट। अगर आप यहाँ पे 5th अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो, 5th पोजीशन अगर आप यहाँ पे कुछ डाल रहे हो, तो याद रखना अगर आप कोई भी ऐड कर रहे हो या अगर आप कोई भी डिलीट कर रहे हो, सो यू विल फाइंड रीडिंग फ्रेम आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रीडिंग फ्रेम आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपका पूरा सेगमेंट आपको यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस, क्योंकि वो बाकी सारी कंडीशन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे दैट इधर वो लोग ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं एक सिंगल बेस को, या फिर आप इंसर्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पे 2 बेस को, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू चेंज द रीडिंग फ्रेम ओवर हियर, बट नॉट इन दिस कंडीशन ओवर हियर इन दिस। आई होप तनप्रीत एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। यस यस एक अभी क्वेश्चन आया था, अगेन एक अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, आई थिंक ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने नहीं देखा था क्वेश्चन तो एक बार देखेगा कभी आराम से। अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी अच्छे से वहाँ पे उन्होंने फ्रेम किया है, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन यू हैव टू आंसर दिस। आई थिंक मैंने वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे के रखा हुआ है, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रख के एक बार आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। इट इज अ क्वेश्चन व्हिच वी हैव आल्सो सीन द स्टोरी ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, अगर आपको याद होगा तो वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ Yes, स्टार्च sir. सिंथेसिस, राइट। सो दैट इज अ क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अच्छा इन द सेंस इट हैज गुड अमाउंट ऑफ थियरी इन दैट व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड। सो अच्छा तब तक ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, 157 का यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा? हैंड रेस करो वैसे नहीं बताना है। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बताइए हैंड रेस करके। रानी क्या लग रहा है इसका आंसर? बस 3 लोग। सर ऑप्शन डी। अपूर्वा क्या लग रहा है? अपूर्वा बोलिए, अपूर्वा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? पीपल नॉट सेइंग एनीथिंग। चलो बता दो बेटा, तो अंतरित आप बता दो क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन। हाँ, तो ये सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज shows high degree of polymorphism in the population and also same degree of polymorphism in the individual, which is heritable from parent to parent. So yes, it is going to be the correct answer here. हमने देखा था सैटेलाइट डीएनए आपका मल्टीपल टाइम रिपीट करा जाएगा, so that is why it is going to show the polymorphism over here. अब एक यहाँ पे मैं चीज आपको बताना चाहूंगा सबको, there is one thing I want to add over here. I want to add one thing in this. ठीक है, ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन ऑल दिस स्टेप्स ओवर हियर। अब होता क्या है ना कि जब आपसे रियल में आप रन करते हो ना इस प्रोसेस को, तो वो टाइम पे क्या होगा, आप यहाँ पे एडिशनल एक और स्टेप आप रन करते हो, तो ये सारी चीजें रन करने के बाद यू विल फाइंड कि आपका एक और स्टेप यहाँ पे रन किया जाता है, उसको हम कहते हैं पीसीआर। सो आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपके जो यहाँ पे स्ट्रैंड मिलते हैं ना, इसके बाद आप एक रन करते हो स्टेप जिसको हम कहते हैं यहाँ पे द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगेन ये स्टेप आप फ्यूचर में सीखोगे, मतलब अगले आने वाले चैप्टर्स में आप ये सीखोगे, तो इसको आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस देयर इज वन मोर स्टेप व्हिच दे रन एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज माय पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक स्टेप होता है जो आपके यहाँ पे रन किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप बोलोगे कि सर इनसाइड में मेंशन नहीं किया तो हम इसे क्यों याद रखें? द आंसर इज यू हैव टू नो दिस, याद रखना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये प्रोसेस का काम होता है डीएनए के नंबर को एम्पलीफाई करना, ये प्रोसेस का काम होता है डीएनए के नंबर को एम्पलीफाई करना। सो दैट इज माय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ओके, ये आप करते हो एंड देन बाकी स्टेप्स आप यहाँ पे रन करते हो। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना हमेशा, राइट? So yeah, that is something we have done. So yeah, this is where the chapter gets completed. ये सब हमने यहाँ पे complete कर लिया। Now it's already 10:07. If you have any questions आप पूछ सकते हो अभी भी। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है then आप you can wrap up your session and yes, अगर कोई सवाल नहीं है then आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? If you have any kind of question then please go ahead and ask your questions. जिनके questions है अभी भी वो अपने सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर जो पहले बता मंडे दो, से अच्छा 2 मिनट रुकना था पहले ये बता दो, आई होप सबको यहाँ पे ये चैप्टर समझ आ रहा है। यस सर। यस सर यस क्वेश्चन